Hello students, so we are doing chapter 2 electric potential and capacitance. Until now we have covered these topics. Today we will study next topic, that is capacitor and capacitance, principle of capacitor and parallel plate capacitor. So one by one we will study. So we have completed dielectrics and conductors. Okay, so today we will study the electrical capacitance of a conductor. कि कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को होल्ड कर पाए, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. नाम से ही पता चल रहा है कि द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर और होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर. कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर हम कितना मैक्सिमम चार्ज दे पाए कि वो कंडक्टर उतना चार्ज होल्ड कर पाए. क्योंकि जितना हम चार्ज देंगे उतना उसका पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा. के क्यू बाय आर हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. तो जितना हम कंडक्टर पे चार्ज देंगे उसके सरफेस पे आएगा चार्ज, कंडक्टर के अंदर नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं. तो वो एक कंडक्टर, कोई आइसोलेटेड अकेला कंडक्टर, मेटल प्लेट जो कंडक्टर है, वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर. उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है. क्लियर. सो इफ चार्ज Q, कुछ कैपिटल Q चार्ज है, we put a charge Q on an insulated conductor, increases its potential by V. अगर किसी कंडक्टर पे हम Q चार्ज डालें और उसका पोटेंशियल V अमाउंट से इंक्रीज हो गया, देन what can we say? We say Q is directly proportional to V. जितना हम कंडक्टर पे चार्ज डालेंगे उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. So Q is directly proportional to V. तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है. क्या है वो? C. हर जगह अलग आता है, हम बहुत सारे इसमें टर्म्स पढ़ चुके हैं ऐसे. सो हियर इन दिस केस व्हेन वी दिस रिमूव द directly proportional sign, we get the proportionality constant, that is C. C is Q by V. So we got a formula C equal to Q by V. What is this C? This C is the capacitance of the conductor. कि कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस है, मतलब वो कितना चार्ज होल्ड कर पाता है, that is C. Hence the capacitance of conductor may be defined as the charge required to increase its potential difference through 1 unit. Charge per unit potential, that is C. What is C? C is the capacitance of the conductor. कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस है कि वो चार्ज होल्ड कर पाए, that is C. So what is the unit of capacitance? चार्ज, ये क्या है? वोल्ट. कूलम वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं इसको. और इसकी यूनिट हम जनरली किस में मेजर करते हैं? फैराड. फैराड, FARAD, कैपिटल F से डिनोट करते हैं. SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड. Q by V. If Q is 1 coulomb and V is 1 volt, so we get capacitance of 1 farad. Clear? So 1 coulomb by 1 volt equal to 1 farad. इस स्लाइड में हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी भी कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज होल्ड कर पाए, दैट इज इट्स मेजर और एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. उसका यूनिट कितना है? फैराड यूनिट होता है. सो 1 फैराड को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज रेजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, दैट इज 1 फैराड. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. अब हमने बोल तो दिया इसको 1 कूलम चार्ज, ठीक है. 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा अमाउंट होता है चार्ज का, सिंस 1 कूलम इज द बिग अमाउंट ऑफ चार्ज और 1 फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. 1 फैराड बहुत लार्ज यूनिट होता है कैपेसिटेंस का. सो प्रैक्टिकली व्हाट वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड. ये हम यूनिट्स मेजर करते हैं जनरली, कैपेसिटेंस इनमें मेजर करते हैं. आपने देखा होगा कि हमारे जो सीलिंग फैन होते हैं, सीलिंग फैन में भी हम एक कंडक्टर लगा होता है, स्फेरिकल व्हाइट कलर का हमारे पास कंडक्टर लगा होता है, उसको बेसिकली कैपेसिटर बोलते हैं. मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है. तो जनरली जब आपको इलेक्ट्रीशियन आता है और उसको चेंज करना होता है हमें, जब हमारा फैन बहुत धीरे स्लो कर रहा होता है तो बोलता है कि ये कंडेंसर या कैपेसिटर ले आओ. उसको कंडेंसर भी बोलते हैं या कैपेसिटर ले आओ, ठीक है. तो जनरली वो बोलते हैं कि 4 μF या 3 μF का कैपेसिटर ले आओ, ठीक है ना. 4 का कैपेसिटर ले आओ या 3 का कैपेसिटर ले आओ. वो 3 बेसिकली क्या होता है? 3 माइक्रोफैराड होता है, ठीक है ना. 3 माइक्रोफैराड, 3 μF माइक्रोफैराड, 3 × 10⁻⁻⁶ फैराड. तो बहुत कम यूनिट, देखो फैराड की बहुत कम यूनिट
प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक अप्लायंस में मेजर होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, आप निकाल सकते हैं Q अपॉन V से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, आप इसे कॉपी में अपने निकाल के देखिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला is this m minus 1 L minus 2 T4 A square, that is the dimensional formula for capacitance. So let's study the capacitance of an isolated spherical conductor. अब मैंने बोला कि कंडक्टर की कैपेसिटी पढ़ ली कि वो कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। सो लेट्स स्टडी द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कितना कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। सो कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, एक r रेडियस का हमारे पास एक ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। द चार्ज q is uniformly distributed over the surface. We know that charge always reside on the outer surface of conductor, ठीक है, and assumed to be concentrated at the center of sphere. जी इतना सिमेट्रिकल कॉन्सेंट्रेटेड है कि ऐसे लगता है कि सारा चार्ज कहाँ पड़ा है, इसके सेंटर पे पड़ा है, ठीक है। वैसे तो चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। सो अगर हम इस कंडक्टर का हमें पोटेंशियल निकालना है तो कितना होगा, ऐसे एज्यूम करते हैं कि सारा चार्ज एक सेंटर पे जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड है, जस्ट लाइक वी स्टडीड सेंटर ऑफ मास। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, इस स्फीयर के सरफेस के कहीं भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, KQ/R। सिंपल, कितना आएगा, V is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q/R, where capital Q is the total amount of charge that is assumed to be concentrated at center, and distance of this center to this surface is radius of the sphere. So potential at any point on the surface is KQ/R, K where K is 1/4 pi epsilon naught. Here K is not dielectric constant, okay. K जनरली एक मैंने आपको बताया, अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखना पड़े तो एक स्मॉल के आप लिख सकते हैं, और बट पहले आपको बताना पड़ेगा ये स्मॉल के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। सो हमें पोटेंशियल निकाल लिया इस पे। अब हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला भी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो हमारे को क्या निकल जाएगा, C निकल जाएगा, कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का। So when we put the value of this V in this formula, we get C is this Q cancel with Q, and capacitance कितना आया इसका 4 pi epsilon naught R. So we get the capacitance equal to 4 pi epsilon naught R. Clear? So here R is the radius, epsilon naught is the permittivity, ठीक है, permittivity of free space। यहाँ कोई भी मीडियम, ये जो कंडक्टर है किसी मीडियम में नहीं पड़ा। सो जो मेरे पास कैपेसिटेंस आया वो कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो जितना बड़ा हम, जितना स्फीयर का रेडियस बड़ा लेंगे, जितना बड़ा हम कंडक्टर लेंगे, हमारे पास उतना कैपेसिटी बढ़ जाएगी चार्ज को होल्ड करने की कंडक्टर में, क्लियर। सो एक कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। एंड इफ द स्फीयर इज इन द मीडियम देन कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R। अगर ये स्फीयर किसी मीडियम में पड़ा हो तो कैपेसिटेंस, ये एप्सिलॉन नॉट किससे चेंज हो जाएगा, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, ये एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन से, ठीक है, एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। व्हाट इज एप्सिलॉन R, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, एप्सिलॉन R दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी इन द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम इसकी जगह एप्सिलॉन आएगा और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं। आगे भी स्लाइड्स में मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। सो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर मैं यहाँ C को, ये जो मेरे पास फॉर्मूला में C आया, इसको मैं 1 फेराड डालूं, सपोज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मुझे वैल्यू पता है, C को मैं 1 फेराड डालूं अगर, तो मेरे पास रेडियस कितना निकल के आता है, इतना रेडियस निकल के आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर मुझे इस कंडक्टर की कैपेसिटी चाहिए कम से कम 1 फेराड, कम से कम 1 फेराड कैपेसिटी चाहिए, तो मुझे इतना बड़ा कंडक्टर बनाना पड़ेगा, इतने बड़े रेडियस का, क्लियर। एंड दैट दिस रेडियस इज 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम्स ज्यादा है। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ दिस मच लार्ज कैपेसिटेंस। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था हम आइसोलेटेड एक कंडक्टर ले रहे हैं, तो हम एक कंडक्टर में हम कैपेसिटेंस तो नोट कर सकते हैं पर इतना ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम इतना ज्यादा कैपेसिटेंस स्टोर करने वाले, इतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने वाला कंडक्टर नहीं बना सकते। वो कंडक्टर अगर बनाने के लिए हमें उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली
इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर उससे क्या करें, तो हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे कि हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा। एक बार और किसी और तरीके से, एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, व्हाई द आइसोलेटेड कैपेसिटर कैन नॉट हैव अ लार्ज कैपेसिटेंस। क्लियर, आइसोलेटेड कैपेसिटर या आइसोलेटेड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बेसिकली व्हाट इज कैपेसिटर वो नहीं बताया। तो आइसोलेटेड कंडक्टर का बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। सो व्हेन अ कंडक्टर होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, जब किसी कंडक्टर में बहुत ज्यादा चार्ज डाल देते हैं सो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड इफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाई, अब जब चार्ज डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो बहुत ज्यादा चार्ज दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जो उसके आसपास की एयर मॉलिक्यूल्स है ना उसको भी वो आयनाइज कर देगी। आयनाइज कर देगी मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक कर देगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के करके। So a breakdown occurs in the insulation of surrounding medium and the charge put on the conductor get neutralized or leak away। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर में अगर हम बहुत ज्यादा चार्ज डाल देंगे, ज्यादा चार्ज डालने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ जाएगी जो कि आसपास वाली सरफेस को आयनाइज कर देगी। उस आयनाइज करने की वजह से क्या होगा कि जो कंडक्टर पे भी चार्ज है वो भी लीक हो जाएगा एयर में, ठीक है ना। कंडक्टर पे बहुत ज्यादा जो चार्ज है वो एयर में लीक हो जाएगा। अब जब चार्ज एयर में लीक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे हम। सो फॉर अ एयर द ब्रेकडाउन पॉइंट अकर्स इन द ऑन द ऑर्डर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो ब्रेकडाउन इतने पे अक्कर होता है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस पुट्स द लिमिट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो एक लिमिट है हमारे पास कि हम कंडक्टर का इतना, जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, जो अकेला एक कंडक्टर है, उसका इतना ही कैपेसिटेंस हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास एक लिमिट है। सो मोरओवर इफ वी टेंड टू हैव अ सिंगल कंडक्टर ऑफ लार्ज कैपेसिटेंस इट विल प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट इन साइज। और हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा भी, अगर हम सिंगल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का हम बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस अगर हम लें, उसका 1 फेराड कैपेसिटेंस ले, तो हमारे को साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर, एक सिंगल कोई मेटल प्लेट है, मेटल की एक सिंगल प्लेट है, तो हम कहें कि उस पे उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम कितना मैक्सिमम चार्ज डाल सकते हैं डिपेंड करता है ना, वो एक लिमिट तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। उससे ज्यादा डालेंगे या तो आसपास वाली सरफेस, कंडक्टर के आसपास वाली एयर है वो आयनाइज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी वजह से चार्ज लीक हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा कैपेसिटी का कंडक्टर, मतलब स्टार्टिंग से ही हम कंडक्टर ही ऐसा ले लें जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो अपने आप उसमें ज्यादा चार्ज डाल सकते हैं। बट हमने देखा कि कंडक्टर की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बहुत लार्ज साइज का कैपेसिटर बनाना, बहुत लार्ज साइज का कंडक्टर रखना पड़ेगा। दैट इज प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो फिर हम सिंगल कंडक्टर में तो कैपेसिटी नहीं जान सके, तो हम क्या करेंगे, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बेसिकली हमने क्या किया, फिर हमने 2 कंडक्टर लिए, ठीक है ना, 2 आसपास 2 मेटल की प्लेट ली, उस मेटल की प्लेट की अरेंजमेंट को मैंने नाम दे दिया कैपेसिटर। अभी तक हम कह रहे थे एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर पाता है, एक कंडक्टर में हम बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होल्ड कर पाते, एक कंडक्टर की बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो हम क्या करें, उसके लिए हमने क्या ली, 2 मेटल प्लेट ली। एक आइसोलेटेड कंडक्टर से काम नहीं चलेगा, तो 2 मेटल प्लेट के जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। सो लेट्स स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। So let's consider 2 metal plates, प्लेट A एंड प्लेट B। प्लेट A पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और प्लेट B क्या है, मेरे पास न्यूट्रल है। सो फर्स्ट इज मेटल प्लेट A इज पॉजिटिव चार्ज एंड मेटल प्लेट B इज न्यूट्रल। अब जब मैं इस प्लेट B को, सपोज दे आर फार अपार्ट, जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो क्या होगा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज पे, इस साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। So when a neutral plate B is brought near A due to induction, the closer face of B acquires a negative charge and farther face of B acquires positive charge. And the negative charge on the plate B, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और इसके इधर वाले फेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो कंपैरेटिवली इसके पास है प्लेट A के, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इससे दूर है, ठीक है, यही लिखा है इसमें, द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट B टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन B टेंड्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल।
सो एज द नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज क्लोजर टू प्लेट ए, नेगेटिव चार्ज क्या है बी के, बी प्लेट से नेगेटिव चार्ज ए प्लेट के क्लोजर है उसके, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, तो नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा और पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा. सो एज द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी इज क्लोजर टू प्लेट ए then the positive charge, so net effect is potential of A decreases by small amount and hence the capacitance increases by small amount. तो बेसिकली क्या है, यहाँ ये दो प्लेट्स थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ न्यूट्रल थी, इसको पास में लाया, इस पे इंड्यूस हो गया, इस फेस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, इससे ऑपोजिट फेस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली पास है इस प्लेट के, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास है इसके, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होगा. और फॉर अ गिवन चार्ज हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है. सो फॉर अ गिवन चार्ज कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. सो हमने यहाँ देखा कि पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो प्लेट्स हैं जिसकी वजह से हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर पा रहे हैं. ठीक है ना, हम कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, चार्ज लीक होने का खतरा है. क्लियर. तो अगर हम दो मेटल प्लेट लें तो हमने देखा दो मेटल प्लेट से हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर पा रहे हैं स्मॉल अमाउंट से. अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने क्या और ट्राई किया इसमें, सो व्हेन द फार्दर साइड ऑफ बी इज अर्थ. अब ये जो बी है, ये जो बी प्लेट है, इस पे क्या था, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, या नेगेटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी. ठीक है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इस पॉजिटिव साइड को. जब पॉजिटिव साइड को मैं अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने आ जाएंगे. पॉजिटिव अर्थ में नहीं जाता, पॉजिटिव ट्रेवल नहीं करता कभी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे. मतलब अब इस प्लेट पे क्या बच गया, सारा नेगेटिव चार्ज बच गया. ठीक है, पहले क्या था, नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, तो थोड़ा सा इसका पोटेंशियल कम हो रहा था इस प्लेट का, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा था. और अब क्या हुआ, जब हमने अर्थ कर दिया तो और इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो हो गए, तो ये ओवरऑल यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया. नेगेटिव चार्ज जब बढ़ जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज जब बढ़ जाएगा उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल और डिक्रीज हो जाएगा. ठीक, जब ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, यही लिखा है. सो द नेगेटिव चार्ज ऑन बी कंसिडरेबली रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ ए एंड इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस बाय लार्ज अमाउंट. तो सारा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल को और रिड्यूस कर देगा और कैपेसिटेंस को और इंक्रीज कर देगा. So hence the capacitance of an isolated conductor is considerably increased when we placed an earth connected conductor near it. जब हम किसी जब तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है सपोज ए, इसका कैपेसिटेंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब हम एक और कंडक्टर ले आए जिसकी अर्थिंग कर रखी हो हमने, एक और अर्थ कंडक्टर ले आए, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल ये कम कर देगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो बेसिकली कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए हमने क्या देखा कि अब एक आइसोलेटेड कंडक्टर के साथ एक और कंडक्टर रख देंगे जिसका जो अर्थ होगा कंडक्टर. ठीक है, जिसकी अर्थिंग होगी, तो ये दोनों कंडक्टर का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, कैपेसिटी को बढ़ा देगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. सो दिस सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड अ कैपेसिटर. तो अब हमें पता लग गया कि कंडक्टर की कैपेसिटी को, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं कैसे, एक और कंडक्टर, पहले एक कंडक्टर था, एक और कंडक्टर ले आए, उसको अर्थ कर दें, तो पूरे इसकी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो इस कॉम्बिनेशन को, ये दो कंडक्टर, एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, ये दो कंडक्टर के सिस्टम को हमने क्या बोला, कैपेसिटर बोल दिया. तो ये हमारे पास ओवरऑल पूरा सिस्टम क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया. बहुत इजी है ये, एक बार दोबारा इसको रीड आउट करना, इट विल इजीली एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. क्लियर. सो व्हाट इज कैपेसिटर. कैपेसिटर हमें पता लग गया, एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का. कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो कैपेसिटर क्या है, अरेंजमेंट है दो कंडक्टर की, दो कंडक्टर, एक ये कंडक्टर एक ये कंडक्टर, इसके बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है. ठीक है, ये मीडियम कैसा भी हो सकता है. ठीक है, इस मीडियम मैं आगे बताऊंगा, मीडियम में एयर भी हो सकता है, इस मीडियम में डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है इन दो प्लेट्स के अंदर. ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोल दिया, कैपेसिटर. सो कैपेसिटर का सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं,
एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर होता है, सपोज हमने बोला ये 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, कैपेसिटर जो है कैपेसिटर वो एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी क्या है, एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की। तो आप कंफ्यूज मत होना, कैपेसिटेंस पढ़ाया था मैंने पहले, अब मैं बोल रहा हूं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस जैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम लाइक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। सो फॉर अ फिक्स्ड कैपेसिटेंस the symbol of capacitor is this, and for a variable capacitance the symbol is this. This arrow denotes that is the capacitance of this capacitor is variable. Clear? So हमें पता है कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, Q अपॉन V, फॉर्मूला वही रहेगा। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है, Q अपॉन V। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, देखो यहां आपको क्लियर हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जैसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्रिक फैक्टर्स लाइक शेप, साइज, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मीडियम। सो कैपेसिटेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इसकी शेप पे, ये प्लेट्स की शेप पे, इसके साइज पे, इसका प्लेट्स का एरिया कितना है, इनके बीच में कौन सा मीडियम है, ये जो दोनों प्लेट हैं इसके बीच में एयर है या डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, हमें आगे चैप्टर्स में एयर के बाद एयर भी पढ़ना है, एक बार डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ना है। सो एयर मतलब वैक्यूम है बीच में, ठीक है, कुछ भी इंटरवेनिंग मीडियम नहीं है। और रिलेटिव पोजीशन मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, और मीडियम कौन सा है मैंने बता दिया। क्लियर? सो दिस इज कैपेसिटर। तो अब कैपेसिटर आई होप आपको क्लियर होगा, कैपेसिटर क्या है, एक दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है जो कि बीच में जिसके इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेशन है। सो लेट्स स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये किस तरह का कैपेसिटर है, इसमें दो पैरेलल प्लेट्स है ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या है, दो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट जिसके बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस है और जिनका एरिया इक्वल है। सो हियर वी सी ये दो प्लेट्स हैं मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो ये दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, प्लस सिग्मा, और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा। और मैंने इससे पहले हम कर चुके हैं, ये जब दो कंडक्टर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी और इसकी वजह से आउटसाइड पे E1 0, यहाँ E2 E3 0, आपको पता है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल इनसाइड द दिस electric field is sigma by epsilon naught, and these two plates is separated by a distance d, small d, and area of these plates is a, area is a. So medium between them can be air medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, etc. ठीक है, तो कोई डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है इनसाइड। सो इन अ रीजन 1 and 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हमने चैप्टर 1 में भी करा था व्हाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जब एक ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एंड विद इन दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर दिस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर दिस प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 1 में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने आपको ये कराया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है यहाँ। सो फॉर द लार्जर प्लेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस E इज यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत लार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है ना, बहुत लार्ज प्लेट्स हैं, एरिया बहुत ज्यादा है इसका, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। नहीं तो अगर फाइनाइट एरिया होगा ना, स्मॉल एरिया होता है, अगर प्लेट्स फाइनाइट एरिया, बहुत लार्ज एरिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कॉर्नर्स में बेंड कर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट दिस यूनिफॉर्म नहीं होती, यहाँ कॉर्नर में आते आते बेंड कर जाती है, उसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बेंड कर जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। फील्ड फ्रिंज हो जाती है, यहाँ कॉर्नर से आती आती यहाँ नीचे बेंड कर जाती है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एरिया फॉर अ लार्जर प्लेट, प्लेट बहुत बड़ी ले रहे हैं, दैट मींस एरिया इज वेरी वेरी लार्ज देन दिस डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया बहुत ज्यादा है। सो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता लगी इस प्लेट्स के बीच में, मुझे डिस्टेंस पता है कितना है d, तो क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। रिमेंबर हमने वो पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन वही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स।
सो V इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सो पोटेंशियल मेरे पास कितना आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सो पोटेंशियल आ गया मेरे पास, ठीक है, पोटेंशियल यहां आ गया। तो चार्ज अगर सॉरी कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस कितना होता है Q अपॉन V। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, कैपेसिटेंस कितना होता है Q अपॉन V। Q क्या है, मुझे चार्ज डेंसिटी, देखो ये चार्ज नहीं पता है पर मुझे पता है बहुत लार्ज प्लेट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया A है, तो मैं Q निकाल सकता हूं बहुत इजीली। अब आपको बहुत इजी लग गया होगा ये सब, क्यों क्योंकि हमने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। जब बहुत लार्ज प्लेट है, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था लाइन चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है कि हम बहुत लंबी प्लेट्स हैं तो हम एक जगह चार्ज नहीं बता सकते, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं। तो चार्ज कितना होता है सिग्मा इंटू ए, और पोटेंशियल की वैल्यू ये सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट ऊपर से पुट कर दी। तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितना निकल के आया, कैपेसिटेंस निकल के आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो डिपेंड कर रहा है एरिया पे, जो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस उन दोनों की प्लेट्स के बीच में, और एप्सिलॉन नॉट पे, मतलब मीडियम क्या है इसके बीच में, ठीक है। ये तो क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सो इफ द स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर यहां बीच में कोई मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देता तो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है, ई आर होती है ना रिलेटिव परमिटिविटी, तो मेरे पास क्या होता, ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता, एप्सिलॉन आ जाता, और ऐसा उस एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। तो कैपेसिटेंस कितना होता एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यहां से यहां आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा कैसे आया, बिकॉज वी नो दैट एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी कोई एयर की जगह मीडियम आता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम बोलते हैं एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कैपेसिटेंस का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अगर कुछ मीडियम हो उसके बीच में तो हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन डी, बिकॉज वी नो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन। सो ये इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, एक चीज पता चलती है कि कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया पे, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। तो जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी उतना ज्यादा कैपेसिटी होगी उसकी चार्ज करने की, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। जितनी बड़ी प्लेट्स किसकी होंगी कैपेसिटर की, ठीक है। और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जितनी दूर होगा कैपेसिटेंस कम होगा। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है मीडियम के, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के, कि मीडियम वैक्यूम है या मीडियम ग्लास है, मीडियम वुड है, पेपर है, क्या मीडियम है, उसके हिसाब से कैपेसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज हमने कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस पढ़ा, और कैपेसिटेंस पढ़ा पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस पढ़ा व्हेन देयर इज अ वैक्यूम इनसाइड इट, ठीक है, दो प्लेट्स हैं उसके बीच में कोई इंटरवेनिंग मीडियम है, क्लियर। So this is all about today's lecture. If you have any doubts, you can ask me. Thank you.